आकाश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अगला सेकंड शिफ्ट में जो 2018 में पूछे गए थे ग्रुप डी के प्रश्न, आज मैं उसको देखूंगा। जो मेरी 2 क्लास पीछे पढ़ चुकी हैं उनमें से एक शिफ्ट में जो पूछी गई थी उसके सारे प्रश्न मैं करा चुका हूँ। आज मैं सेकंड शिफ्ट के लेकर चलूंगा प्रश्न। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज मैं स्टार्ट करता हूं और आप अंत तक मेरी क्लास में बने रहिए, कुछ नया नया ही सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा पहला प्रश्न है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और तो देखो एक ये यहाँ पर उसका फादर है और उसका सन है। फादर 48 वर्ष का है और उसका पुत्र जो है वो 28 वर्ष 8 माह का है। फिर उसने कहा कि तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का ये डॉट डॉट थी, आधी थी कि 2/3 थी कि 1/3 की 1/5। तो अब हमने कहा कि अगर पुत्र वर्तमान में जो है सो वही रहेगा और यहाँ पर कह रहा कि पिता जो है जब उसके पुत्र जब पैदा हुआ था, तो जब पुत्र पैदा हुआ था तो इसका मतलब उसकी एज जो रही होगी पिता की वो 28 वर्ष 8 महीने कम रही होगी कि नहीं रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका अंतर देखना चाहें तो यहाँ पर इसको घटाओगे तो ये 8 2 10 हो जाएगा और यहाँ 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। दशमलव से दशमलव ये हम कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो आप जानते हो कि 16 एकम 16 16 दूना 32, तो यहाँ पर 16 एकम 16 16 अट्ठे 128 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखा 6 दूना 12 36 18, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 2/3 आएगा। नोट कर लो इसे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि मान ले कि 3 बिंदु A 0,-1, B 0,3 और C 2,1 हैं और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज 1 है और त्रिभुज 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिसके शीर्ष DEF हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज 1 अपान त्रिभुज 2 अब बराबर 1/x के रूप में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये काफी प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, पिछली शिफ्ट में, इस बार भी शिफ्ट में। देखो पिछली की अपेक्षा इसमें आपको 2 बार निकालने के लिए कह दिया है, तो भी हम इसको करेंगे, हम छोड़ेंगे एक भी प्रश्न नहीं। चाहे इसमें जितना भी टाइम लगे हम आपको एक एक प्रश्न करके दिखाऊंगा और कराऊंगा। आप सभी को यहाँ क्लास में बने रहना है। तो एक त्रिभुज है, तो मैंने कहा ये त्रिभुज आपका ये 3 रेखाओं से घिरा जो होता है वो त्रिभुज हमारा कहलाता है, सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर 3 रेखा से घिरी आकृति है ABC। तो यहाँ एक बिंदु जो दिए है वो 0,-1 दिए है और जो B बिंदु दिए है वो 0,3 दिए है और जो C बिंदु दिए है वो 2,1 दिए है। बोलो ये दिए कि नहीं दिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये A और B के मध्य कौन सा होगा, ये मध्य बिंदु होगा। AC के मध्य ये होगा और BC के मध्य ये होगा। तो यहाँ से हमने कहा एक त्रिभुज इनके मध्य बिंदु से होकर बनना है कि नहीं बनना है। बोलो ये त्रिभुज मध्य बिंदु से बन रहा है। तो यहाँ से हमने कहा ये बिंदु आपका D, तो BC के मध्य D हो गया, फिर ये आपका E हो गया और ये आपका F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको इसके 2 बिंदु दिए हैं। अब हमको पहले तो बिंदु इसके 2 रेखाओं के मध्य के बिंदु निकालने के लिए आप जानते हो क्या करते हैं। तो 2 रेखाओं के मध्य बिंदु अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो अगर हमको B और C का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका एक हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि जब 2 बिंदुओं के मध्य के बिंदु निकालना हो तो कैसे निकालोगे। जैसे हमको B और C का निकालना है D का, तो अब हमने कहा B जो दिए वो 0,3 दिए है और ये 2,1 दिए। इसका मतलब ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 ये y2 होता है। तो जब हमको ये D का बिंदु निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 करते हैं। तो हमने कहा 0 और 2, तो 0 प्लस 2 अपान 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे
3 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका जो आएगा मध्य बिंदु 1,2 आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 2 का आधा 1 होगा, और 1 1 में 0 बचेगा, तो इसका मध्य बिंदु 1,0 होगा। अब इसका अगर हम देखें मध्य बिंदु क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें 0 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 3 में 1 जाएगा तो 2, और 2 का आधा कितना होता है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 का आधा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि एक ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो इसका मतलब A और B, मतलब कि यहाँ पर x1 और ये, अब फिर y2 y यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 y2, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने आपको एक बताया था रूल, जो यहाँ से हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दोनों में लगेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो 𝛿1 दिए है, तो त्रिभुज 1 का कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो 1/2 यहाँ पर x1 प्लस यहाँ पर x1 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, और यहाँ पर x2 तो y3 माइनस y1, और फिर x3 तो y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें डेल्टा त्रिभुज 1 का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या निकालोगे, तो 1/2 यहाँ पर x1, तो x1 मतलब ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो ये y2 है, ये x3 है, तो ये y3 है। तो यहाँ पर हम देखें x1 कितना दिए है 0। अब किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, मान रखना आपको आ जाना चाहिए। तो y2 यहाँ 3 दिए है, माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद x2 आपका कितना दिए है, तो आप कहोगे 0 दिए है, तो भी 0 का गुणा करोगे 0, लेकिन मान रखना हमें आना चाहिए। तो y3 दिए है माइनस एक दिए, और माइनस y1 कितना दिए है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x3 कितना दिए है 2 दिए, तो y1 -1, फिर उसके बाद y2 कितना दिए है, तो y2 अगर देखेंगे तो प्लस के 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, माइनस के 4 दूना 8, तो माइनस के 8 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 कम 2 2 चौक को 8, तो माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अब हम इसको निकाल लेंगे, इस त्रिभुज को निकालेंगे, तो इसको मान लो x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये x3 ये y3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। इस तरह निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। तो इसी प्रकार देखो, अब ये त्रिभुज 1 आपका निकल आया, आप त्रिभुज 2 निकालोगे तो क्या आएगा, तो हमने कहा 1/2 उसी प्रकार रहेगा x1 कितना दिए 1 दिए, 1 लिख लिया। अब देखो हमारा क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिए है 0, और माइनस y है y2 माइनस y3 कितना दिए है -1, तो -1 कर देंगे। फिर उसके बाद x2 कितना दिए है हमारा, तो x2 1 दिए, तो 1 लिख लेंगे। y3 1 दिए है, और माइनस y1, तो y1 कितना दिए है 2, तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद x3 कितना दिए है 0, और 0 किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो लिखने का कोई वही नहीं है। तो 1/2 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1 है तो -1 हो जाएगा, और -1 तो ये -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर देखा -1 -2 हो गया, और 2 को अगर हम -2 को 2 से भाग करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि त्रिभुज 𝛿1/𝛿2 अपान 1/x, तो त्रिभुज जो पहले वाले का है तो वो कितना निकला है, तो बस मान रख देना है आपको। तो यहाँ पर -4/-1 बराबर 1/x, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो।
तो आपका ये अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आप बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपसे x का मान पूछा है तो इसका मतलब 4 बराबर 1/x। तो अगर हमको x में जाना तो x बराबर क्या आएगा 1/4। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आप देखते होंगे कि आपके प्रश्न में आंसर जो दिए हैं वो 4 दिए हैं, ठीक। जो आपका आंसर गलत होगा क्योंकि आप जानते हो 1/x, अगर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ x दिए होता तो आपका 4 आता, या यहाँ पर आपसे कहता कि त्रिभुज 2 अपान त्रिभुज 1 1/x, तब अगर मान निकालते तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर -1/-4 बराबर 1/x, ये और ये खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 तब आता। तो इसलिए आंसर गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, कौन से प्रश्न आपके आंसर उसमें गलत है वो भी आपको समझना है, कि रट्टा मार के भी मत जाना कि सेम क्वेश्चन मिल जाए तो हम वहां पर रट्टा मार दें तो वो करके आ जाए। जैसे वहां पर पिछले शिफ्ट में आपको किलोमीटर वहां पर दिए था, लेकिन आंसर हमारा चाल में पूछा था तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक। तो नोट कर लो इसे नोट करना, जरूर नोट करना जो आपका प्रश्न गलत दिए है। नोट कर लिया होगा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 3 दिए है और x वाई बराबर 2 दिए, x क्यूब और यहाँ पर -y³ का मान पूछा है। तो आप जानते हो कि दो संख्याओं का योग अगर 3 दिए और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2 दिए, तो हमने कहा कि अगर हम इनका दो संख्या का गुणनफल 2 है तो 2 का ऐसा गुणा करो कि 2 करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो 2 एक कम 2। तो आपने कहा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो अब बस आपका मान पता चल गया कि x का मान आपको कितना दिए 2, y का मान कितना दिए 1। तो इसका मतलब 2 का घन कर देंगे, 1 का घन कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 एक कम 1, 8 में 1 गया 7, आपका उत्तर हो गया। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न आपको देखना क्या कह रहा है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर में समतल करने की लागत क्या है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो त्रिभुज है तो आप जानते हो एक ये त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और आप जानते हो कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दिए हैं 72, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 78, यही दिए है। तो आपको पता होगा एक हीरोज फार्मूला होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नोट कर लो हीरोज फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c का अंडर रूट। अब जो s होता है तो s को हम कैसे निकालते हैं, तो s बराबर जो होता है वो त्रिभुज के भुजाओं के योग का आधा होता है। तो यहां से हम पहले देखेंगे 72, 78, 30, तो 72, 78, 30 का अगर हम योग करेंगे तो आप देखोगे कि 72 प्लस 78 प्लस 30/2। तो यहां से अगर हम देखें क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर हमने देखा 7 7 14, 140, 10 150, 150 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 का आधा कितना होता है 90 होता है कि नहीं होता है, बस 90 होता है। अब बस मान आपको रखना है, बस इसी में मान रख दो। तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा, ये हो गया 90 और 90 में अगर हम 72 घटा दें तो इसका मतलब यहाँ पर ये 90 माइनस 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद 90 माइनस 78 हो जाएगा, फिर उसके बाद 90 माइनस 30 हो जाएगा, और पूरे का अंडर रूट कर दीजिए। जब पूरे का अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ 90 होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर उसके बाद 8 2 10, यहाँ 12 बचेगा, और यहाँ पर 60 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो आप जानते हो 90 और ये 0, अगर हम इसको इस 0 को यहाँ पर ले आए तो 900 हो जाएगा, और 900 किसका वर्गमूल होता है, तो आप ऐसे करोगे 900, ये 36 18, ये 6 दूना 12 होता है कि नहीं होता है, 6 दूना 12, और ये 6 के 6 रहेगा कि नहीं रहेगा, बस ये 900 किसका वर्गमूल 30 का होगा। अब ये 6 आपको दिए है, तो यहाँ पर 36 18 होता है और 6 दूना 12 होता है, 6 कम 6 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 6 ये हो गया कि नहीं हो गया,
तीन दूनी 6 होते हैं कि नहीं होते, तो 6 6 ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर देखो 36 18 18 छक्का कितने होते हैं 108, मतलब 10 80 आपका कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि को 20 पैसे प्रति वर्ग की मीटर के समतल करने में कितनी लागत लगेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका वर्ग निकला है उसमें सिर्फ 20 पैसे से गुणा करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 80 इंटू 20। अब यहाँ पर देखो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो पैसे और हमारा आंसर आ रहा है रुपया में, तो पैसे से रुपया में जाने के लिए 100 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, 0 0 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, कितने रुपए लगेंगे 216 रुपया लगेंगे। नोट कर लो इसे। देखो आपके प्रश्न लेंदी जरूर है, लेकिन मैं एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा और आपको जरूर करना है कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो कैलकुलेटिव है तो आपको भी जानना है कि प्रश्न गलत भी आपको छप जाता है बुक में, लेकिन आपको गलत नहीं पढ़ना है, आपको सही पढ़ना है। तो इसलिए अंत तक बने रहिए और मैं उम्मीद है कि आपके आने वाले समय में आपको ये प्रश्न जब आ जाए तो आप तुरंत से वहां कर पाओ। अगला प्रश्न कह रहा है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए प्राप्त होगा। आप जानते हो साधारण ब्याज हर वर्ष समान दर से हर वर्ष समान ब्याज देता है कि नहीं देता है। तो अगर वो प्रति वर्ष कितने परसेंट की दर से दे रहा है 6% की दर से, तो अगर एक साल में 6% तो 10 साल में 60% ब्याज देगा कि नहीं देगा। तो जो ब्याज परसेंट आया तो वो हमको 60% ब्याज मिलेगा, लेकिन सवाल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 120 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 1% अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 60 दूना 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब कि वो कितना मूलधन था वो 200 रुपया था। नोट कर लो इसे भी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 16 24 36 54 और 54 का लासा क्या होगा। तो यहाँ पर 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपको देखो ये प्रश्न अगर करना है तो आप सिर्फ ऑप्शन से कर देना। तो ऑप्शन आपको दिए हैं 432 और 56 18, फिर यहाँ पर 56 16 और यहाँ पर 52 16। कल भी ऐसा प्रश्न आया था शिफ्ट में पूछा गया था, आज देखो ये शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछ दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था आपको कि अगर एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से भाज्य हो जाए उसे ही हम लासा कहते हैं। तो लासा में आप हमेशा याद रखना कि 3 रूल याद रखना, मात्र आप 8 का 9 का 11 का, ये अगर 3 रूल आपको कटने का नियम पता है तो बस ये आप कर पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आया है नचोक 36, बोलो नचोक 36, और यहाँ पर आया है यहाँ 8 दूना 16, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर 8 दूना 16 है और यहाँ पर नचोक 36 है। इसका मतलब कि अगर आपको 36 का टेबल क्या हुआ टेबल नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमने कहा कि जो 9 के कटने का नियम और 8 के कटने का नियम अगर आपको पता है तो आपका आ जाएगा आंसर। मैंने कहा 9 के कटने का नियम होता है कि अंकों का योग यदि 9 है तो वो 9 से कट जाएगा या 9 से गुणज होना चाहिए। अब 8 के कटने का नियम होता है कि इकाई के 3 अंक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके इकाई के अंक 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो वो 8 से कट जाएगा। तो अगर मैं 8 से इसको काटना चाहूँ तो 8 5 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 8 5 40, और यहाँ पर 8 3 24 8 4 32 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर मैं इसको 9 से भी काटना चाहूँ तो इसका मतलब अगर 9 से काटूं तो ये भी 9 से 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना 36 हो जाएगा। अंक योग ही कर लेते 4 3 7 दोनों, ये भी कट रहा है। तो अगर ये कट रहा है तो अगर हमने देखा कि 13 चौको 52 होते हैं, कितने होते हैं 13 चौको 52, क्या ये 13 से कट रहा है तो आप कहोगे 13 से तो नहीं कट रहा है। इसी प्रकार अगर हम ये देखें तो 8 9 9 5 14 14 और 6 कितना हुआ 20 20, जो 9 से नहीं कटेगा इसको छोड़ देते हैं। अब इसको देख लेते हैं 6 7 2 9 9 5 14 14, 9 से नहीं कटेगा नहीं, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 56 16 हो गया आपका उत्तर। नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कि 55/11, फिर उसके बाद 16 - 8 × 9। तो यहाँ देखो 11 25 55 हो जाएगा, 18 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब 12 12 9 कितने होते हैं 108। तो 108 होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका आया और मैंने कहा इसको जोड़ो तो 8 5 13 मतलब 113। यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन अगर डी किसी ने लगाया तो बिल्कुल सही है। फिर उसी में नोट कर लिया। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहा है कि 7 की पावर 21, 7 की पावर 22 और 7 की पावर 23, 7 की पावर 24 को 25 कह रहा है कि को 25 से विभाजित किया जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले छोटा जो होता है उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 की पावर 21 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 की पावर 2, यहाँ 7 की पावर 3, तो यहाँ 7 की पावर 3 बचा। तो हमने कहा यहाँ 7 की पावर 21, तो 7 यहाँ पर 1 हो गया, ये 7 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर हम 7 की पावर 21 इंटू इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 400 आएगा कि नहीं आएगा, चाहे देख लो। तो यहाँ पर 7 1 8, यहाँ 7 ये 10, तो 350 ये हो जाएगा और 50 ये, तो 350 50 400 हो जाएगा। जो कह रहा है 25 से विभाजित होगा तो शेष फल कितना बचेगा। तो हमने कहा अगर 25 से 400 काटें तो आप जानते हो 25 से 25 चौको 100 मतलब कि ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 400। अगर 400 से पूरा पूरा ये कट जाएगा तो इसका जो शेष फल बचेगा, जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा 0 आएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न को पढ़े और तय करें कि कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। त्रिभुज ACD का मान कितना होगा। तो एक त्रिभुज आपको दिए है, ये आपको त्रिभुज दिए है जिसका कोण दिए है ये 72, कोण A 72 दिए, कोण B जो दिए वो 60 दिए, और ये कोण जो आपका इंटीरियर एंगल जो पूछा है वो आपको ये C दिए और ये D दिए। अब यहाँ पर त्रिभुज कह रहा है, अच्छा आप जानते हो कि ये जो एंगल होता है बाह्य कोण जो होता है वो ये अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो इसका मतलब अगर 60 और 72 अगर हम करें जोड़ दें तो इसका मतलब ये 2 और ये 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13। तो यहाँ पर ये इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 2 7 6 13 132 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यहाँ पर 132 आएगा, मतलब ये x का जो डिग्री आएगा वो 132 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये आप जानते हो कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोणों के दो कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो उसने कहा है कि दो में कोण ACB बराबर 180 माइनस x। हाँ आप कह सकते हो कि ये जो होता है वो 180 माइनस x, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब इसमें अगर हम ये दो कोण, ये वाला दो जो कोण का योग निकला है अगर इसमें घटा दूं तो मुझे ये वाला कोण पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम पहले से ही पता है कि जो दो एंगल के योग जो होता है वो बाह्य कोण कहलाता है ही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद या तो एक अथवा दो पर्याप्त है, नहीं वो तो एक ही, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल एक ही पर्याप्त है, केवल एक ही पर्याप्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो आपको देखना है। कह रहा रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में, तो रंजीत जो है वो किसी कार्य को 25 दिन में और का पूरा कर सकता है, जबकि अंजी जो है वो कह रहे कि अंजी इसी को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। तो कह रहा है कि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है, अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा। तो आपने कहा कि 25 और 30 पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे तो आप कहोगे 100 आएगा, तो यहाँ 20 25 100 25 और 25 चौको 100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो।
अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आपसे कहा कि जो दोनों लोग हैं, रंजीत और जो अंजित दोनों लोग हैं, तो ये 4 काम, ये 5 काम, टोटल 9 काम एक दिन में हो रहा है और 5 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना कर दिया दोनों ने मिलकर? 45। इसका मतलब 45 काम हो चुका, तो शेष काम अभी बाकी कितना है? 55। तो जिसमें से कहा है कि 5 दिन के बाद रंजीत छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम जो है अंजी कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 55 काम है और प्रत्येक दिन 5 काम करती हैं अंजी जी, तो इसको समाप्त करने में इनको कितना दिन लगेगा? तो आप कहोगे 11 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11 दिन आएगा। तो इतना, ये आपके 10 प्रश्न आज मैंने कराए हैं। आगे इसी तरह श्रृंखला आपकी चलती रहेगी, तो आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहें और इसी तरह वीडियो देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आपका साथ हम देंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए इतना ही रखते हैं, और आप लोग खुश रहिए हमेशा और इसी तरह मेहनत करते रहिए। जो आपने लक्ष्य सोचा है उस पर आप खरे उतरें और इस बार आपको लक्ष्य मिल जाए, यही हमारी कामना रहेगी। ईश्वर से बोलो जय हिंद।